Welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe and like the channel for more exam-oriented content. तो आज हम भारतीय संविधान की उन 12 सूचियों पर बात करने वाले हैं जिन्हें अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहा जाता है। हमारे पास एक बेहतरीन इन्फोग्राफिक है जो इन सभी को एक जगह समेटता है। अब देखने में तो ये सिर्फ एक लिस्ट लगती है, लेकिन असल में ये संविधान का यूजर मैनुअल जैसा है। ये यूजर मैनुअल वाली बात बहुत सही है। मतलब अनुसूचियां इसीलिए हैं ताकि संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल्स वो बहुत ज्यादा लंबे और बोझिल ना हो जाए। अच्छा। सोचिए अगर सभी 22 भाषाओं की लिस्ट या हर पद की शपथ का पूरा टेक्स्ट आर्टिकल्स में ही डाल दिया जाता तो संविधान पढ़ना कितना मुश्किल होता। सही बात है। तो ये अनुसूचियां एक तरह से संविधान की अपेंडिक्स है। सारी जरूरी लिस्ट और डिटेल्स इनमें करीने से रखी गई हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें बदलाव करना आर्टिकल्स में बदलाव करने से ज्यादा आसान होता है। चलिए तो इस यूजर मैनुअल को खोलते हैं। इन्फोग्राफिक की शुरुआत में ही एक बड़ा फैक्ट है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थीं और आज 12 हैं। बिल्कुल, ये 8 से 12 का जो सफर है वो अपने आप में भारत की राजनीति की कहानी कहता है। ये जो 4 नए अनुसूचियां हैं ये बड़े बड़े राजनीतिक बदलावों का नतीजा है। हाँ, उन पर आएंगे, लेकिन पहले उस बेसिक हार्डवेयर को समझते हैं जो संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था। हाँ। पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली अनुसूची है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी भौगोलिक सीमाओं का ब्यौरा है। ये तो काफी सीधा और सरल लगता है। सीधा लगता है, पर ये शायद सबसे ज्यादा डायनामिक अनुसूची है। अच्छा, कैसे? जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना या किसी राज्य की सीमा बदलती है या मान लीजिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया, तो सबसे पहले इसी अनुसूची में बदलाव होता है। बिल्कुल, ये भारत के राजनीतिक नक्शे का आधिकारिक दस्तावेज है। इसीलिए ये पहले नंबर पर है, क्योंकि ये बताती है कि भारत आखिर है क्या और कहां तक है। ठीक है, तो देश का नक्शा तय हो गया। अब देश चलाने वालों की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची जो वेतन यानी सैलरीज से जुड़ी है। हाँ, इसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, जजों, सीएजी जैसे बड़े संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों का जिक्र है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन अधिकारियों का वेतन भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। भारित मतलब चार्ज्ड। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार का एक मेन बैंक अकाउंट है। ज्यादातर खर्चों के लिए संसद में वोटिंग होती है, लेकिन इन पदों की सैलरी वो एक तरह का ऑटो डेबिट है। ऑटो डेबिट? हाँ, इस पर संसद में बहस तो हो सकती है, पर वोटिंग से इसे रोका नहीं जा सकता। अच्छा, पर ऐसा क्यों? ताकि ये पद सरकार के किसी भी दबाव से आजाद होकर काम कर सके। सोचिए, अगर सरकार को किसी जज का फैसला पसंद नहीं आया और वो संसद में वोटिंग करवाकर उनकी सैलरी रुकवा दे, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल, ये वित्तीय स्वतंत्रता उनकी निष्पक्षता की गारंटी है। ये तो बहुत जरूरी प्रावधान है। तो पहले देश का नक्शा, फिर प्रमुख लोगों की सैलरी, इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। हाँ, दूसरी अनुसूची वित्तीय ईमानदारी सुनिश्चित करती है, तो तीसरी संवैधानिक वफादारी। इसमें एक दिलचस्प बात है, शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत है। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वे ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं, जो नहीं रखते वे पूरी सत्यनिष्ठा से पद के कर्तव्यों को निभाने का प्रतिज्ञान करते हैं। ये छोटी सी बात संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाती है। बिल्कुल, कि व्यवस्था में हर किसी के लिए जगह है। अब आते हैं चौथी अनुसूची पर। ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। मतलब किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। हाँ, और ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। अच्छा, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से सबसे ज्यादा सीटें हैं। हाँ, और गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से बहुत कम। ये भारत के संघीय ढांचे का एक अहम पहलू है, जहां राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद में हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलता है। तो पहली 4 अनुसूचियां एक तरह से देश का ढांचा खड़ा कर देती हैं। अब हम 5वीं और 6ठी अनुसूची पर आते हैं, जो मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। दोनों ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। इनमें फर्क क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, संविधान निर्माता जानते थे कि भारत के आदिवासी समुदायों की अपनी एक अलग संस्कृति है, भाषा है, जीवन शैली है, जिसे बचाने की जरूरत है। सही बात है। तो उन्होंने इन दोनों अनुसूचियों के जरिए एक सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव बबल बनाया।
ओके। अब 5वीं अनुसूची एक सामान्य सुरक्षा कवच है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी भारत के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है। इसके तहत गवर्नर को खास शक्तियां दी जाती हैं। एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जो आदिवासियों के कल्याण पर सलाह देती है। तो फिर छठी अनुसूची क्या है? वो इन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ही क्यों है? क्योंकि इन 4 राज्यों के जनजातीय समुदायों का इतिहास और उनकी राजनीतिक स्वायत्तता की परंपरा बाकी देश से बहुत अलग रही है, इसलिए उनके लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच बनाया गया जिसे छठी अनुसूची कहते हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग कवच। हाँ, इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। ये सिर्फ सलाहकार नहीं है, ये एक तरह की मिनी सरकारें हैं। मिनी सरकारें मतलब इन परिषदों को अपनी जमीन, जंगल, शादी तलाक के रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अपने छोटे मोटे कोर्ट चला सकती हैं और टैक्स भी वसूल सकती हैं। अच्छा, तो इन्हें 5वीं अनुसूची के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। बिल्कुल। तो आसान भाषा में 5वीं अनुसूची संरक्षण देती है जबकि छठी अनुसूची स्वशासन देती है। अब ये हमेशा याद रहेगा, संरक्षण बनाम स्वशासन। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर, जो शक्तियों के बंटवारे की बात करती है केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ, ये भारतीय संघवाद की रीढ़ की हड्डी है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बिल्कुल। इसे एक घर के काम के बंटवारे की तरह सोचिए। कुछ काम है जो सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, ये है संघ सूची, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, करेंसी, इन पर राज्यों का कोई दखल नहीं। सही कहा। फिर है राज्य सूची। ये वो काम है जो मुख्य रूप से राज्य सरकारें देखेंगी, जैसे पुलिस, खेती, साफ सफाई। और तीसरी है समवर्ती सूची, मतलब कंकरेंट लिस्ट, यानी वो काम जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल। हाँ, मजदूरों के कानून। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और उनमें टकराव हो गया, तब क्या होगा? तब केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये दिखाता है कि हमारा संघीय ढांचा थोड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। समझ गया। अब है 8वीं अनुसूची, भारत की आधिकारिक भाषाएं। इन्फोग्राफिक में लिखा है शुरू में 14 भाषाएं थीं, अब 22 हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत अपनी भाषाई विविधता को कितना सम्मान देता है। समय समय पर संशोधनों के जरिए नई भाषाएं जोड़ी गईं। जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस लिस्ट में शामिल होने से उस भाषा को सरकारी संरक्षण मिलता है, साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है। 1 मिनट, अंग्रेजी जो हमारे दफ्तरों, अदालतों में इतनी इस्तेमाल होती है, क्या वो इस 22 भाषाओं की लिस्ट में है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या है जवाब? जवाब है नहीं। अंग्रेजी भारत की एक सहायक आधिकारिक भाषा है, लेकिन वो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक नहीं है। ये वाकई हैरान करने वाला फैक्ट है। तो ये थीं वो 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान का हिस्सा थीं। बिल्कुल। अब उन 4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया। और जो किसी न किसी बड़ी समस्या का समाधान थी। शुरुआत करते हैं 9वीं अनुसूची से। हाँ, इसे पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया। इसका मकसद क्या था? इन्फोग्राफिक कहता है कि इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए बनाया गया था। इसे ऐसे समझिए, आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार कानून ला रही थी, जमींदारी खत्म करने के लिए। लेकिन जमींदार लोग कोर्ट चले जाते थे ये कहकर कि ये उनके संपत्ति के अधिकार का हनन है, और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे देता। इससे बचने के लिए संसद ने एक जादुई बक्सा बनाया, 9वीं अनुसूची। जादुई बक्सा। हाँ, उन्होंने कानून बनाकर इस बक्से में डालना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि अब न्यायपालिका की नजर इस पर नहीं पड़ेगी। पर 2007 में आईआर कोयल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जादुई बक्से का ताला तोड़ दिया। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद इस बक्से में जो कुछ भी डाला गया है हम उसे खोलकर देखेंगे, और अगर उसमें कुछ भी संविधान की मूल आत्मा यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हुआ मिला तो हम उसे रद्द कर देंगे। वाह, ये कहानी तो इसे समझने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, दल बदल विरोधी कानून। ये 1985 में आया।
इसकी कहानी आया राम गया राम की राजनीति से जुड़ी है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। 70 और 80 के दशक में ये आम हो गया था। विधायक और सांसद निजी फायदे के लिए सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी में होते थे। इससे सरकारें गिर जाती थीं। तो इस आया राम गया राम कल्चर को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। बिल्कुल। इसके तहत नियम बनाए गए कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि विधायक इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं। तो क्या ये कानून वाकई सफल हुआ है? ये आज भारतीय राजनीति का $1 मिलियन का सवाल है। इस कानून ने एक तरह के दल बदल को तो रोका, लेकिन नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे जैसे दूसरे रास्ते निकाल लिए। समझ गया। अब आखिरी दो अनुसूचियों पर आते हैं। 11वीं और 12वीं दोनों 1992 में आई। हाँ, 73वें और 74वें संशोधन से। और ये दोनों भारत के लोकतंत्र के लिए क्रांतिकारी कदम थीं। पंचायतें और नगर पालिकाएं। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर इसी सपने को साकार किया। इसमें 29 विषय दिए गए, जैसे कृषि, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, जिन पर पंचायतों को काम करने और फैसले लेने का अधिकार मिला। बिल्कुल, ये सत्ता का असली विकेंद्रीकरण था। और 12वीं अनुसूची इसका शहरी रूप है। हाँ, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे शहरी योजना, सड़कें, पुल, जो शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए। ये दोनों अनुसूचियां लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गली मोहल्लों तक ले आईं। सही कहा। तो ये थी संविधान की इन 12 अनुसूचियों की कहानी। सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि भारत के विकास, उसकी चुनौतियों और उनके समाधानों का एक पूरा दस्तावेज। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अनुसूचियां दिखाती हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को विकसित करता रहा है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा करती है। लेकिन आज की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और महामारी जैसी चुनौतियां हैं जो किसी राज्य या देश की सीमा नहीं मानती। तो क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी की इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए शक्तियों के इस बंटवारे पर फिर से सोचने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिए।